सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने प्लासी के युद्ध पर बात की थी, जो कि 1757 में हुआ था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध ने ही बक्सर के युद्ध की नींव रखी, इसीलिए हम प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम इलाहाबाद की संधियों पर भी बात करेंगे, साथ के साथ बात करेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद किस प्रकार बक्सर के युद्ध की नींव पड़ी। ठीक है, बिल्कुल कहानी के रूप में समझते चलेंगे, तो आप सभी का काम होगा वीडियो का एंड तक अच्छे से सुनते रहना कहानी के रूप में, बाकी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा बंगाल था, इसी के लिए लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, और इसी के लिए लड़ा गया था हमारा बक्सर का युद्ध। यदि बात करें बंगाल कौन सा वाला क्षेत्र था, तो बंगाल था हमारा बंगाल वर्तमान का, बांग्लादेश वर्तमान का, ठीक है ना, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों को संयुक्त रूप से कहा जाता था बंगाल प्रांत। ठीक है ना, बंगाल प्रांत। जब तक ये मुगल शासन के हाथों में था, तब उसके अंतर्गत बंगाल, बांग्लादेश और बिहार आता था, जब ये मुगल साम्राज्य का सूबा था। उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने इसे स्वतंत्र किया और उड़ीसा को भी बंगाल प्रांत के अंतर्गत शामिल किया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया। ठीक है, उसके बाद कौन आए? अलीवर्दी खां आए। फिर अलीवर्दी खां ने अपने नाती सिराजुद्दौला को शासक बनाया। ठीक है ना, सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया वो था मीर जाफर। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर को अगला शासक बना दिया बंगाल का। अब बात शुरू होती है मीर जाफर से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मीर जाफर जो था उसे क्लाइव की लोमड़ी कहा जाता था। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसके समय लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अगला बंगाल का शासक बना दिया। जैसा जैसा मीर जाफर से क्लाइव कहता था, वैसा वैसा मीर जाफर करता था। ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से चापड़लोसी करता था अंग्रेजों की। कौन? मीर जाफर। जो कहते थे अंग्रेज वो करता था, इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव की लोमड़ी कहा जाता है या फिर अंग्रेजों की लोमड़ी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 24 परगने। देखिए, 24 परगने की जमीन जो है अंग्रेजों के लिए फ्री दे दी। 24 परगने की जमीन अंग्रेजों के लिए फ्री दे दी गई। किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा, इसीलिए इसे कहा गया अंग्रेजों की लोमड़ी। नेक्स्ट हम बात करें कि यह अंग्रेजों की, देखिए अंग्रेज इसके समय जब ये खुलकर चीजें देने लगा अंग्रेजों को, जो मांगते वही देता, एक तरीके से लोमड़ी का काम करता था, तो अंग्रेजों की मांग भी दिन पे दिन बढ़ने लगी। ठीक है, दिन पे दिन अंग्रेजों की मांग बढ़ने लगी। यह पूर्ति नहीं कर पाया, क्योंकि यह भी एक राजा था, इसे भी अपनी प्रजा का ख्याल रखना पड़ता था, उसका भी खर्चा पानी चलाना पड़ता था। जब इसके पास कुछ भी धन नहीं आएगा तो किस प्रकार सेना का खर्च चलाएगा? इसी को देखते हुए किसने? मीर जाफर ने मना कर दिया अंग्रेजों से कि वह शासन नहीं कर पाएगा। उसके बस की बात नहीं है कि वो आपकी सभी मांगों को पूरी कर पाए मीर जाफर अंग्रेजों की, इसीलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाया और इसके दामाद कौन? मीर कासिम को अगला शासक बना दिया, बंगाल का अगला शासक बना दिया। ठीक है, जब मीर जाफर ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है आपकी सभी मांगों को पूरा करना, तो तुरंत अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाया और अगली लोमड़ी खड़ा कर दिया। किसे? मीर कासिम को। किसका दामाद था? तो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। नेक्स्ट आते हैं मीर कासिम पर। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की। कहां पर? मुंगेर ट्रांसफर की। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले ढाका से राजधानी, बंगाल की ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफर की? तो वो था अलीवर्दी खां। अब पूछा जाएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर की? तो वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की। ठीक है ना, मुंगेर में ही बंदूक व तोप का कारखाना बनवाया। दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि सेना का गठन यूरोपियन पद्धति के आधार पर किया। किस पद्धति के आधार पर? यूरोपियन पद्धति के आधार पर किया। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मीर कासिम ने अंग्रेजों का साथ देना मना कर दिया और दस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, दस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और अंग्रेजों के साथ देने से मना कर दिया। ठीक, अब अंग्रेजों का जो साथ नहीं देगा उसके साथ क्या किया जाएगा? उसे मारा जाएगा या फिर अंग्रेजों से वो युद्ध लड़ेगा। तो वही किया मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। अब देखिए, जब मीर जाफर ने मना किया था तो मीर कासिम को अगला शासक बनाया। अब मीर कासिम ने मना किया तो दोबारा से मीर जाफर को शासक बनाया। अब मीर कासिम गया किसके पास? शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह था, और अवध के राजा सिराजुद्दौला के पास गया। कौन? मीर कासिम।
अब मीर कासिम ने दो लोगों से सहायता मांगी, दोनों ने सहायता की। कौन कौन? एक तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और दूसरा कौन? अवध के राजा शुजाउद्दौला। ठीक है ना, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों की संगठित सेना हुई। इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन एक व्यक्ति थे अंग्रेजी सेनापति जिनका नाम था मुनरो। मुनरो ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा बक्सर के युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, अवध के राजा शुजाउद्दौला और तीसरा मीर कासिम, इन तीनों के साथ लड़ा गया। अंग्रेजों के साथ जो युद्ध लड़ा गया वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध। पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वो था मुनरो। मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया और जीत किसकी हुई? इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम संयुक्त रूप से सेना हार गई। ठीक, मीर कासिम भटकता भटकता मर गया। ठीक है, बचता हुआ अंग्रेजों से वो मर गया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस समय पर गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव में शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ संधियां की, जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इलाहाबाद में संधियां हुई इसीलिए इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। चूंकि मीर कासिम मर गया था भटकता भटकता, इसीलिए संधि किस किस के बीच हुई? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच संधियां हुई, जिन्हें जाना गया इलाहाबाद की संधि के नाम से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1765 में हुई इलाहाबाद की संधियां। पहली इलाहाबाद की संधि हुई अंग्रेज और शुजाउद्दौला, या फिर हम कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला से कौन सा क्षेत्र लिया गया? चूंकि शुजाउद्दौला अवध का राजा था और अवध के अंतर्गत वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आता है? तो यूपी, थोड़ा बहुत उत्तराखंड वाला क्षेत्र आता है अवध के अंतर्गत। तो अवध वाला क्षेत्र में आता है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का क्षेत्र लिया गया शुजाउद्दौला से। ठीक है, सेकंड संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव, या फिर अंग्रेज भी कह सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव भी कह सकते हैं। तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई सेकंड इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसमें शुजाउद्दौला से लिया गया इलाहाबाद वाला क्षेत्र दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को, और शाह आलम द्वितीय से ले लिया गया कौन सा? बंगाल का क्षेत्र। ठीक है ना, बंगाल की दीवानी ले ली गई। ठीक, सीधा सीधा मतलब ये है कि 5 रुपए शुजाउद्दौला से लिए और 5 रुपए दे दिए शाह आलम द्वितीय को और उनसे 100 रुपए ले लिए। बस ये किया उन्होंने। फायदा किसका हुआ? फायदा अंग्रेजों का हुआ 95 रुपए का। ठीक, इलाहाबाद खाद्यान्न की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बंगाल वाला क्षेत्र ले लिया गया शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि मुगलों के प्रशासन में कहीं ना कहीं आता था बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा जब मुर्शिद कुली खां थे तो औरंगजेब को क्या देते थे? वो टैक्स देते थे। ठीक है, जब ये कमजोर पड़ गए, कौन? मीर कासिम, मीर जाफर, तो कहीं ना कहीं वो किसके अंडर में चला गया? उत्तर मुगल काल के शासकों के रूप में चला गया। ठीक, तो शाह आलम द्वितीय से ले ली गई किसकी? बंगाल की दीवानी, और उन्हें दे दिया गया इलाहाबाद वाला क्षेत्र, जो कि इलाहाबाद वाला क्षेत्र शुजाउद्दौला से लिया गया था प्रथम इलाहाबाद की संधि में। ठीक, तो ये थी हमारी बक्सर का युद्ध, जिसमें जीत किसकी हुई? तो जिसमें जीत हुई अंग्रेजों की। लड़ा किस किस के बीच गया? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, शुजाउद्दौला अवध के राजा और मीर कासिम, इन तीनों के बीच में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ठीक, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच। ठीक है, तो ये था बक्सर का युद्ध। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने बक्सर के युद्ध के अंतर्गत क्या पढ़ा, दोबारा से अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, आपको यही याद हो जाए, आपको बार बार भटकना ना पड़े। ठीक है, आप एक काम करना, आप मैप लेना और उसे ऐसे ही ड्रॉ करना। ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कट एंड ड्रॉ वाला एक मैप आता है, उसे लगाकर कॉपी पर बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करके आप आसानी से उसके सामने लिखते चलना। ठीक है, क्या क्या लिखना वो समझिए। देखिए, जब तक मुगल साम्राज्य का सूबा होता था बंगाल, उसके अंतर्गत बिहार, बंगाल और बांग्लादेश आते थे, लेकिन मुर्शिद कुली खां ने उसे बिल्कुल स्वतंत्र सूबा बनाया और उड़ीसा को भी उसके अंतर्गत शामिल किया। उसके बाद उड़ीसा को शामिल करने के बाद मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी कहां ट्रांसफर की? मुर्शिदाबाद। ठीक है, अब कौन कौन आने लगा बंगाल के अंतर्गत? बिहार, बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद आया अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद कौन आया? उसका नाती शुजाउद्दौला। ठीक है ना, शुजाउद्दौला को मीर कासिम ने मरवा दिया, मीर जाफर ने मरवा दिया अंग्रेजों का साथ देकर। अगला शासक अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर की बात करें तो इसे क्लाइव की लोमड़ी कहा जाता है, क्योंकि जो जो अंग्रेज कहते थे वैसा वैसा ये करता था। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि इसने 24 परगने दे दिए थे अंग्रेजों को फ्री में।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जब अंग्रेजों की मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया और ये हार मान गया कि मेरे बस की बात नहीं है आपके इतने मुंह बोली चीजें देना। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को अगला शासक बना दिया। नेक्स्ट हम बात करें मीर कासिम पर, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ट्रांसफर की और मुंगेर में किसका, बंदूक और तोपों का कारखाना लगवाया। ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि यूरोपियन पद्धति के आधार पर अपनी सेना का गठन किसने किया, तो वो था मीर कासिम। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, मीर कासिम ने भी अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। जब इनकी मांग बढ़ने लगी, दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही मीर कासिम ने युद्ध छेड़ दिया किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। सबसे पहले गया वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास, उन्होंने साथ देने से हाँ बोल दिया। उसके बाद अवध के राजा, उन्होंने भी हाँ बोल दिया। और तीसरा मीर कासिम। तीनों की संयुक्त सेना, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया, जो कि 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया। जब ये बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा था, मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध था, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाया, दोबारा से मीर जाफर को अगला शासक बना दिया। ठीक है। बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व जो किया अंग्रेजों की, वो था मुनरो ने संयुक्त रूप से शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना को हरा दिया और बक्सर का युद्ध जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, क्योंकि मीर कासिम बचता बचता अंग्रेजों से मर गया। संधि किस किस के बीच हुई, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच, जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना गया, जो कि 1765 में हुई थी। पहली इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शुजाउद्दौला के साथ हुई, जिसमें अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से इलाहाबाद कड़ावाला क्षेत्र लिया। दूसरी संधि अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र लिया था वो दे दिया शाह आलम द्वितीय को और उनसे बंगाल की दीवानी ले ली। ठीक है, तो ये फायदा हुआ अंग्रेजों का, अंग्रेज जीते और अब संपूर्ण रूप से अधिकार लगभग अंग्रेजों का भारत में हो चुका था। प्लासी का युद्ध जो था वो एक शुरुआत थी, अंग्रेजों के पास कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम भारत पर शासन भी कर सकते हैं व्यापार के साथ साथ। लेकिन बक्सर का जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अब अंग्रेजों के पास वास्तविक सत्ता आ गई अंग्रेजों के हाथ में। अब कहीं ना कहीं साफ साफ भारतीय राजाओं को, राजा रजवाड़ों को दिखने लगा कि अब हमारे बस की बात नहीं है यहाँ पर शासन करना। 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन लगा दिया गया भारत में। ठीक है, नेक्स्ट हम इन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, भारत की आर्थिक विकास पर। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आज बात की बक्सर के युद्ध पर। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो उसे शेयर वगैरह कर देना। दूसरा, नोट्स अच्छे से बनाते चलना, नोट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बड़ी हेल्प करते हैं नोट्स। जब आप एग्जाम देने जाते हो प्रॉपर नोट्स होते हैं, आप रिवीजन भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करना। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मराठा और यूरोपियन कंपनियां मैं करवा चुका हूँ, आप उन्हें अच्छे से कवर कर लेना। ठीक, अब नेक्स्ट हम अपनी मॉडर्न के मेन पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, 1857, और उसके बाद हम 1947, 45, 30, 20 वाला हिस्सा जो है, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी ओर बढ़ने वाले हैं। तो पीछे वाला पोर्शन आप कवर करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा अच्छे से रिवीजन करना। थैंक यू।